नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक तो बहुत शॉर्ट हो सकता है, इजी हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो टॉपिक थोड़ा टफ नज़र आता है। तो वही बेसिक आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। और आप लोगों ने सुना होगा सूचरिंग के बारे में, सुना होगा बेटा सभी ने। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्यूटी करते समय या एज ए स्टूडेंट आपने हॉस्पिटल्स में ड्यूटी की हो तो आपने कोशिश ज़रूर की होगी कि स्टिचेस किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं। स्टिचेस लगाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सूचरिंग जो करते हैं, मतलब जो टाँके लगाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाँके लगाने की प्रक्रिया या प्रोसीजर क्या होता है, नर्सेज रोल, नर्सेज की प्रिकॉशंस, सावधानियां इसमें क्या हो सकती है, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जिनका हमें आवश्यकता पड़ती है स्टिचेस और सूचरिंग लगाने के लिए। तो ये सभी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सूचर, उसकी लेंथ क्या है, कलर कोडिंग क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कब उनको रिमूव करते हैं, जब हम स्टिचेस लगाते हैं तो निडल को कहाँ से होल्ड करते हैं, निडल के पार्ट कौन कौन से हैं जो कि सूचरिंग निडल जिसको हम बोलते हैं। जनरल निडल के पार्ट तो आप सब जानते हैं, लेकिन सूचरिंग निडल के पार्ट बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो वही सारे के सारे पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। मैंने आपको बता दिया था टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक के बाद इसका एक लाइव टेस्ट सीरीज की जाएगी। तो कंप्लीट जो भी एक पैकेज हम लोगों ने बनाया है आप लोगों के लिए कंप्लीट आपको मिलता रहेगा, जिसके अंतर्गत आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं सूचरिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं बेटा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, सूचरिंग। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूचरिंग। सूचरिंग जहां पर आप कह सकते हैं टांके लगाना, जिसको स्टिचेस भी आप जनरली बोलते हैं, तो आप यहां पे कह सकते हैं सूचरिंग या स्टिचेस जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर प्रॉपर अगर प्रोफेशनल डेफिनेशन की अगर हम चर्चा करें या प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बताएं तो आपने बताना है ए सीरीज ऑफ स्टिचेस। ध्यान से सुनिएगा, टांके लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सूचरिंग बोलते हैं। तो प्रॉपर एक तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं सूचरिंग, और प्रॉपर आप बताएं ए सीरीज ऑफ स्टिचेस दैट इज यूज्ड टू क्लोज दी ओपन वुंड। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां हम कह रहे हैं ए सीरीज ऑफ स्टिचेस। स्टिचेस वही टांके लगा रहे हैं, मतलब टांके लगाने की एक प्रक्रिया है जहां पर हम किसी भी खुले घाव को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। किसको, ओपन वुंड को। तो आपने यहां पर बताना है कि जो ओपन वुंड है उस ओपन वुंड को क्या किया जाता है बेटा, क्लोज किया जाता है। और ओपन वुंड को क्लोज करना ही टांके लगाकर ये प्रक्रिया क्या कहला रही है बेटा, सूचरिंग कहला रही है। तो एक तो आप इसके बारे में बताएं। अब जो सूचरिंग हम लोग कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिक एम क्या है। तो आप यहां पर पहले तो ये बताएं कि जो सूचरिंग आप कर रहे हैं उस सूचरिंग को लगाने का आपका बेसिक एम या बेसिक उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तो आप यहां कह ही सकते हैं क्लोज टू दी ओपन वुंड। भाई अगर किसी भी प्रकार का वुंड, घाव अगर वो ओपन है तो टांके लगाना बहुत आवश्यक है हो जाता है, जिससे कि उस वुंड को इन्फेक्शन वगैरह से बचाया जा सके। दूसरा आपने यहां पे बताना है कि जो हम लोग स्टिचेस लगा रहे हैं वो स्टिचेस लगाने का एक उद्देश्य और है। जैसे अगर वहां से मान लीजिए ब्लड बह रहा है तो उस ब्लड को रोकने के लिए भी आप वहां पर क्या लगा सकते हैं बेटा, स्टिचेस या सूचरिंग कर सकते हैं। तो आपने यहां पे बताना है प्रिवेंट टीयरिंग, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दी पंचर साइट। भाई जो पंचर साइट है
अगर उस साइड से क्या बह रहा है बेटा, ब्लड बह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर उस साइड से ब्लड बह रहा है तो उस ब्लड के बहने को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, रोक सकते हैं। क्या लगा करके, स्टिचेज लगा करके। तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सूचरिंग। सूचरिंग मैंने बता दिया, सीधी सी साधारण भाषा में आप कह सकते हैं टाके लगाना, या वो प्रोसेस जहां पर हम लोग स्टिचेस लगा रहे हैं और उस घाव को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। स्टिच एक टांका सूचरिंग प्रोसीजर कह सकते हो। अब यहां आपने बताना बेसिक एम तो है कि हम किसी भी ओपन वुंड को क्या कर रहे हैं बेटा, क्लोज कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि अगर उस पंक्चर साइड से ब्लड बह रहा है तो उस ब्लड को हम बहना क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहां तक आप बता सकते हैं। इससे आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं ये जो सूचरिंग है या ये जो हम टांके लगा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम सूचरिंग कर सकते हैं। देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि अब तक जो आपने, हमने, या जहां पर भी आप लोग पढ़ते हैं या जो हमारे कह सकते हैं साथी लोग आपको पढ़ाते हैं, वो सिर्फ जनरली एक दो जनरल हमें बताते हैं कि ये भाई सूचरिंग और दो प्रकार आपको बोल देते हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो सूचरिंग हम लोग लगाने वाले हैं उसके अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, टाइप्स के बारे में। भाई सूचरिंग जो लगा रहे हैं टाइप की चर्चा करें, सूचर नहीं बोलना है, सूचरिंग बोल रहे हैं। तो ये जो सूचरिंग आप लगा रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा इंटरप्टेड सूचरिंग के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कंटिन्यूअस सूचरिंग के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा मैट्रेस सूचरिंग के बारे में। अब देखो ये तो हम लोगों ने जनरल सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द इंटरप्टेड, व्हाट इज द कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज द मैट्रेस, रिटेंशन सूचरिंग, बहुत प्रकार की सूचरिंग है। एक एक करके मैं इनकी इमेज दिखाता हूं और आपको छोटे छोटे पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग यहां डिस्कशन करना चाहेंगे। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई सूचरिंग या जो हम लोग यहाँ स्टिचेज लगा रहे हैं उन स्टिचेज के आप यहाँ कह सकते हैं कुछ प्रकार या आप कह सकते हैं कुछ टाइप्स। देखो ध्यान से सुनिएगा, एक तो हम कहते हैं इसे हम कहेंगे बिल्कुल सिंपल। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कह रहे हैं सिंपल सूचरिंग। अब ये हम लोगों ने देखा भी हो, सुना भी हो, लेकिन शायद हो सकता है हमें नाम पता नहीं हो। तो एक तो आप ध्यान दें कि ये है सिंपल। सिंपल सूचरिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो स्टिचेस लगाए हैं उसमें नोट सिर्फ एक साइड लगती है। ध्यान से सुनिएगा कि यहां नोट सिर्फ एक साइड ही लगती है, एक साइड जो है वो प्रॉपर रूप से नोट नहीं लगाते हैं। और ये तो क्या है, सिंपल, जिसको सिंपल रनिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिंपल रनिंग सूचरिंग कहला रही है। यहां पर आप देख रहे हो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहां पर क्या लग रही है, नोट लग रही है और गांठ लग रही है, जिसे कि हम लोग सिंपल रनिंग सूचरिंग बोलते हैं। अभी हमने सुना नहीं, लेकिन ये मेरा बताने का एम और उद्देश्य यही है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो सूचरिंग लगा रहे हैं वो कौन कौन से पैटर्न, तरीके हैं। क्योंकि चाहे एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन मान लीजिए आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में फेस कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। इसके अलावा है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का बेसिक मतलब यहां पर यह होता है कि जो भी आप टांके लगाओगे उसकी अलग अलग गांठ बांधेंगे। मतलब एक गांठ बांध दी फिर वहां से कट कर दिया, एक गांठ बांध दी फिर वहां से कट कर दिया। मतलब ये जो नोट है ये अलग अलग देख रहे हैं, जो अलग अलग नोट या अलग अलग गांठ देखी जा रही है इसको हम कहते हैं इंटरप्टेड सूचरिंग। क्या कहा जाता है बेटा, इंटरप्टेड सूचरिंग कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पे बताना है रनिंग सबक्यूटेनियस। जनरली ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेयर यूज की जाती है, तो इसको तो आप हटा ही दें। इसके अलावा ये है आपकी एस्केप स्टिचेज या एस्केप सूचरिंग बोलते हैं। देखो एस्केप जो सूचरिंग आप कह रहे हैं उसमें होता क्या है, होता यह है कि भाई यहां पर एक गांठ आपने पहले लगा दी है,
बीच में जाकर के अगर कहीं पर वुंड बहुत ज्यादा है तो वहां 2 बार गांठ लगा देते हैं और फिर एक नोट लास्ट में लगा देते हैं। तो दोनों ही साइड इसको लगा रहे हैं, मतलब 1 नोट तो इनिशियल में और 1 नोट लास्ट में लगाते हैं और पूरे समय में वुंड को सिर्फ हम क्या कर देते हैं, क्लोज। इसी को आप लोग कंटिन्यूअस सूचरिंग भी बोल रहे हैं। तो ये जो एस्केप सूचरिंग है इसके बारे में आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये सूचरिंग किस प्रकार की है, तो ये आपकी कंटिन्यूअस सूचरिंग के अंतर्गत आ सकती है। तो यहां आप बताएं। फिर देखिएगा हॉरिजॉन्टल जनरली मैट्रेस सूचरिंग होती है। मैट्रेस सूचरिंग वो है जहां पर निडल को एक ही होल में से 2 बार गुजारते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा। ये मैट्रेस सूचरिंग के ही जनरल प्रकार है। इसके बाद देखो आगे हम आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई ये तो ठीक है, अलग अलग आपके प्रकार हो गए हैं जो आप पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रकार है वो तो एक आपका, मैंने आपको यहां बता दिया है कि बेसिक जो प्रकार है वो तो एक आपका है इंटरप्टेड। क्या बोलना है बेटा, इंटरप्टेड। और इंटरप्टेड का बेसिक मतलब है जिसे कि हम लोग कहते हैं कि एवरी नोट, जो प्रत्येक गांठ बांधी जाती है ना, वो अलग अलग बांध रहे हैं। इंटरप्टेड का मतलब रोक रोक कर, रोक रोक मतलब गैप दे दे करके आप बांध रहे हैं। तो आपने यहां पे बताना है इंटरप्टेड सूचरिंग, और इंटरप्टेड में आप कह सकते हैं एवरी नोट, ध्यान से सुनिएगा, एवरी नोट आर अप्लाई सेपरेट, कि प्रत्येक गांठ जो वुंड को क्लोज करने के लिए बांधी जाती है वो अलग अलग। जैसा कि यहां पर भी देख रहे हो, एक गांठ बांधी फिर कट कर दिया, फिर एक गांठ बांधी, मतलब सिंगल सिंगल नोट जो बांधी जा रही है, मतलब सिंगल मतलब एक गांठ बांधी और उसके बाद उसको कट कर दिया। तो एवरी नोट अगर सिंगल सिंगल बांधते हैं तो वो इंटरप्टेड सूचरिंग कहलाते हैं। इसको जरूर आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इंटरप्ट, जैसे अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपके आया हुआ भी है और एग्जामिनर पूछता भी है, आपको सीधा सीधा सा इमेज दे देगा और इमेज में बोलेगा कि बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न या टाइप ऑफ सूचरिंग ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट नर्स, कि स्टूडेंट नर्स के द्वारा किस प्रकार की सूचरिंग है जो चित्र में दिखाई है। तो आपने सीधा सा बोलना है कि ये सूचरिंग क्या कहलाती है, इंटरप्टेड। और जनरली जो इंटरप्टेड सूचरिंग हम लोग लगाते हैं सुपरफिशियल स्किन के अंतर्गत हम लोग लगाते हैं, जहां लगभग आधा इंच का जो एरिया है वहीं पर हम निडल को डेप्थ में लेकर के जा सकते हैं। चलो साहब यहां तक बताएं। इसके अलावा है आपने बताना है कंटिन्यूअस। क्या बोलना है, कंटिन्यूअस। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट और नेक्स्ट जो पैटर्न आप बताएंगे उसमें आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस सूचरिंग। कंटिन्यूअस जहां पर आप देख रहे हो कि 1 नोट तो शुरू में, भाई यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 नोट बिगिनिंग ऑफ वुंड में बांध रहे हैं, बीच में कोई नोट नहीं है, सिर्फ वुंड को कवर किया है और एक नोट यहां लास्ट में बांधेंगे। तो आपने बताना है 1 नोट जो बांधी जाएगी वो तो इनिशियल में बांधी जाएगी और एक नोट कहां बांधी जाएगी, लास्ट में बांधी जाएगी, जहां पर वुंड को क्लोज करना है। तो प्रॉपर डेफिनेशन जहां पर आप कह सकते हैं 1 नोट इन द बिगिनिंग ऑफ वुंड एंड 1 नोट इन लास्ट ऑफ वुंड, ऐसी सूचरिंग क्या कहलाती है बेटा, कंटिन्यूअस सूचरिंग कहलाती है। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब और कहने का बेसिक तात्पर्य यह है कि ये दोनों जो पॉइंट है यही आपके लिए ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इनके एक तो इमेज जरूर पता हो, फिर भी जैसे जैसे आते जाएंगे मैं एक एक के बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। चलो खैर यहां तक बताएं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बहुत से प्रकार और हैं जिनको आप कह सकते हैं वही, जैसे हमने यहां पे कहा था ये सिंपल सूचरिंग का प्रकार है। दूसरा हमने कहा सबक्यूटेनियस, वही इमेज है जो मैंने आपको बताई है। हाँ एक चीज बताऊंगा कि ये जो सूचरिंग आप देख रहे हो इस सूचरिंग को हम कहते हैं फिगर ऑफ 8 सूचरिंग।
भाई यहां पर फिगर ऑफ 8, मान लो एग्जामिनर बोल दे फिगर ऑफ 8 आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो सबको पता है बैंडेजिंग फिगर ऑफ 8 होती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सूचरिंग का जो पैटर्न है वो भी फिगर ऑफ 8 के अंतर्गत आता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई अगर वुंड बहुत बड़ा है, हिस्सों में बटा हुआ है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहां पर एक पैटर्न आपका यह आ रहा है, इस तरीके से इसको यहां लाया जा रहा है और ये एक प्रकार से 8 के समान बन गया है और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, देखो यहां शॉर्ट में भी बताया है। भाई ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये फिगर ऑफ 8 सूचरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली आपको पता हो, बार बार आपको कह रहा हूं कि ये अलग अलग पैटर्न हैं जिनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, सूचरिंग लगा सकते हैं, टांके लगा सकते हैं। चलो साहब यहां तक बताओ। इसके अलावा मैंने आपको कहा था मैट्रेस सूचरिंग के बारे में, देखो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमने बताया मैट्रेस सूचरिंग। जनरली आपने यहां पर बताना है मैट्रेस सूचरिंग का मतलब क्या है। तो मैट्रेस सूचरिंग का मतलब होता है कि निडिल जो होती है ना बेटा, उसको वुंड के एक ही छेद में से 2 बार गुजारा जाता है और वही सूचरिंग क्या कहलाती है, मैट्रेस सूचरिंग कहलाती है। आप यहां पे देख रहे हो होल एक ही है और निडिल को एक बार इधर से लाए, एक बार इधर से लाए, मतलब एक ही होल में से 2 बार जब निडिल को गुजार दिया तो ऐसी सूचरिंग क्या कहलाती है, मैट्रेस सूचरिंग कहलाती है। और मैट्रेस सूचरिंग जैसे गद्दे सिलते हैं, तो मैट्रेस का मतलब है जो डीप वुंड होते हैं, गहरे जो घाव होते हैं, उनमें मैट्रेस सूचरिंग लगाते हैं जिससे कि वुंड ओपन होने से रोका जा सके। तो आपने यहां पे बताना है मैट्रेस, जहां पर आप कह सकते हो कि निडिल आर ट्वाइस, निडिल आर ट्वाइस एंटर इन ए सिंगल होल ऑफ वुंड। देखो आपने यहां पर बताना है कि निडिल को वुंड जो है उसके घेर में से, कैसे, निडिल आर ट्वाइस एंटर इन ए सिंगल होल ऑफ वुंड, मतलब कि ये जो एक छेद है इसी में से 2 बार निडिल को गुजारना क्या कहलाता है, मैट्रेस। और जनरली ये जो सूचरिंग होती है डीप टिश्यू जो होते हैं, या आप कह सकते हो जो डीप वुंड होते हैं, उनमें इस प्रकार की सूचरिंग लगाई जाती है। तो यहां तक आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सूचरिंग आर यूज्ड बाय ए फिजिशियन, यूज्ड बाय ए सर्जन या यूज्ड बाय ए ट्रेनिंग स्टाफ नर्स। प्रश्न का तरीका बदल सकता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। वो कह सकते हैं कि एक सर्जन के द्वारा कौन से प्रकार की टेक्निक यूज की जाएगी टांके लगाने में। अगर वुंड बहुत ज्यादा गहरा है तो सीधा सीधा आपने बोलना है, क्या बोलेंगे, मैट्रेस सूचरिंग। तो यहां पर आप इसके बारे में बता सकते हैं। देखो यहां हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट है जिनके बारे में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि भाई जो हम लोग सूचरिंग लगा रहे हैं उसके अंतर्गत एक पैटर्न मैं आपको और बता देता हूं जिसे कि हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। सुनिएगा भाई, एक प्रकार और है जिसे हम रिटेंशन सूचरिंग बोलते हैं। अभी ये रिटेंशन नाम से ही समझ में आ रहा है, रिटेन। जनरली जो सूचर या जो टांके आप लोग लगा रहे हैं वो हम लोग 14 दिन में काट देते हैं, लेकिन अगर स्टिचेज को 21 दिन से ज्यादा होल्ड किया जाता है तो वो सूचरिंग क्या कहलाती है, रिटेंशन कहलाती है। तो आपने यहां पे बताना है कि इफ द suture is hold more than 21 days, more than 21 days in a wound। भाई अगर जो टांके आपको लगाए जा रहे हैं उसमें आपने यहां पर बताना है कि टांके जो लगाए जा रहे हैं जनरली हम लोग 14 दिन में काट देते हैं, 21 दिन में काट देते हैं, लेकिन अगर 21 दिन से ज्यादा इनको क्या किया जा रहा है,
होल्ड किया जा रहा है तो वो सूचरिंग रिटेंशन सूचरिंग है। और जनरली ये हम लोग जो फैटी टिश्यूज होते हैं या जो फैटी क्लाइंट होते हैं उनमें हम लोग इस प्रकार की सूचरिंग का यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनते जाएं और समझते जाएं। मैंने कहा कि सूचरिंग मतलब टांके लगाने की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि जो टांके लगाने की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से तो कंटीन्यूअस और इंटरप्टेड सूचरिंग होती है। इसके अलावा मैट्रेस सूचरिंग होती है। मैंने आपको यहां पे बताया रिटेंशन सूचरिंग होती है। मैंने आपको बताया फिगर ऑफ 8 होती है। सबक्यूटेनियस सूचरिंग होती है। सूचरिंग बहुत प्रकार हैं, लेकिन आपके बुक्स वगैरह में जनरली 2 ही मुख्य रूप से दी हुई है। और वो कौन कौन सी बताई मैंने आपको? कंटीन्यूअस और इंटरप्टेड सूचरिंग। चलो साहब यहां तक बताएं। जो हम लोग सूचरिंग करते हैं उसमें एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको यहां बताऊंगा। इसमें आप देखिएगा, ये आप इमेज देख रहे हो या आप चित्र देख रहे हैं। अभी इमेज और चित्र दिखाने की आवश्यकता क्यों आ रही है यहां? ये इसलिए आ रही है कि मान लीजिए एग्जामिनर आपको इमेज के अंदर क्वेश्चन दे दे और बोल दे व्हाट इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ सूचरिंग। मान लीजिए आपको सीधा सा पूछ लिया जाए कि ठीक है टांके तो लगा रहे हो, लेकिन देखने से आप मुझे बताओ कि जो टांके लगाए गए हैं वो सबसे सही तरीका कौन सा है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर जब भी हम लोग टांके लगाते हैं तो टांके लगाते समय आप ध्यान दें कि ये एक तो सीक्वेंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये अगर सीक्वेंस बराबर है, ये जो स्पेस अगर इन सभी के बराबर है, मतलब स्पेस बराबर होना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए और इनकी बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। इसे ही हम लोग सबसे करेक्ट सूचरिंग बोलते हैं। याद ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं सीक्वेंस एकदम बराबर है और सीक्वेंस एकदम बराबर है, इसे हम बोलेंगे सबसे करेक्ट पैटर्न है सूचरिंग का। ये देख रहे हो एक यहां पर है, एक यहां है, ये एकदम रॉन्ग पैटर्न है सूचरिंग का। इसके अलावा यहां पर खिंचाव बहुत ज्यादा आ रहा है, ये भी रॉन्ग पैटर्न है। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे तरीके, स्किन ओवरलैपिंग हो रही है, गलत तरीका, स्किन एक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, स्किन प्रॉपर टर्न हो रही है, ये सही नहीं है। तो याद ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर रूप से गैप होना चाहिए, प्रॉपर नोट होनी चाहिए। ये आप देख रहे हो, ये भी करेक्ट पैटर्न है। कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब यही है कि जो सूचरिंग आप लगाएं, ये सब इसलिए बता रहा हूं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में कहते हैं हम तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में गए ही नहीं, हमने तो ड्यूटियां की ही नहीं है। तो ये सभी कुछ हमें पता होना आवश्यक है। तो देखिएगा हम लोग यहां बात कर रहे हैं सूचरिंग के बारे में। सूचरिंग क्या होती है, सूचरिंग के पैटर्न, तरीके, टाइप्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बताए। इमेज देख करके भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सूचरिंग है उसका सही तरीका क्या है। एक प्रश्न जनरली मैं आपसे यहां पूछूंगा, और मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं आपको मैं पढ़ा रहा हूं और आप अपने सीनियर्स से, आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं आप अपने डॉक्टर्स से, सर्जन से भी पूछ लेना। मेरा चैलेंज है वो आपको नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आप देखिएगा इक्वल गैप है, गैप बराबर है 1 पॉइंट। यहां पर जो हम गांठ बांधते हैं यहां पर भी इक्वल छोड़ते हैं, आपने देखा है गैप सब टांकों के बीच बराबर होता है। जब हमने गांठ बांध के ऊपर से काटते हैं वो बराबर होती है। कितनी होती है और गैप कितना होता है ये लोगों को नहीं पता, पता भी है तो ये नहीं पता इसको हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, सुन लीजिएगा, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि व्हाट इज द टेक्निक आर नोन एज व्हेन द सेम स्पेस एंड सेम स्पेस फॉर द कटिंग, या डिस्टेंस जो हम धागे की छोड़ रहे हैं वो कितना होता है, तो पहले तो आपने बताना, इसको हम बोलेंगे 1/4 इंच, 1/4 इंच गैप होना चाहिए हर टाके के बीच में, जिससे कि गांठ खुल नहीं जाए। ये सब जानते हो आप लोग, लेकिन ये रूल कौन सा है, ये नियम कौन सा है। अब एग्जामिनर आपको यहां पर कह सकता है कि जेनकिंसन रूल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
भाई कहने का मतलब है कि ये जो बराबर लाइन बना रहे हो, बराबर गैप छोड़ रहे हो और बराबर इनके जो टांका काट रहे हैं ऊपर से, ये कौन कितना होता है? 1/4 इंच होता है। कितना होता है? 1/4 इंच गैप होता है। और ये गैप जो है, इस गैप को बनाने के लिए जो तकनीक देने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इसको बताया, आप तो धुप्पल में ही काट देते हो, पता ही नहीं होता कितनी काट रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 1/4 इंच होता है और इस नियम को हम बोलते हैं जेनकिंसन रूल। तो सीधा सीधा प्रश्न बन गया है आपके लिए कि जेनकिंसन रूल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यहां पर प्रश्न बना करके पूछ लिया है, और प्रश्न बना करके पूछ लिया है कि जेनकिंसन रूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वो अब कुछ भी लिख देगा आपको यहां पर, वो यहां पर लिख देगा जैसे सूचरिंग, भाई ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। वो अब यहां पर लिख देगा वुंड की एबनॉर्मलिटी से संबंधित है, वुंड एबनॉर्मलिटी से संबंधित है। वो आपको यहां पर लिख देगा जैसे बैड सोर से संबंधित है। वो आपको यहां पे लिख सकता है पेन से संबंधित है। भाई ऑप्शंस कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो 100% तुक्का मारोगे। लेकिन तुक्का मारने से सिलेक्शन नहीं होता है, माइनस मार्किंग बढ़ती चली जाती है। तो ये प्रिपरेशंस और ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी ही हमें पहले करनी है एग्जाम में अपीयर होने से पूर्व। तो यहां तक आप बताते जाएं और बात को सुनते जाएं। चलिए यहां तक हम लोगों ने बात की। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो पैटर्न और ये जो क्वेश्चनरीज आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको, जैसे मैंने कहा था कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाएं, हम लोग जो प्रिपरेशंस आपको पेपर्स दे रहे हैं वो आप सॉल्व करते जाएं। इसमें मैं एक नया एक पैटर्न, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि एक स्पेसिफाइड पैटर्न है जो कि हम लोग अभी नर्सिंग टुडे पर शुरू कर रहे हैं। उसका 2 मिनट में आपसे लेकर के इसी पैटर्न को बताऊंगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न हम लोग लेकर के आ रहे हैं, पैटर्न लेकर के आ रहे हैं टेस्ट सीरीज का आपके लिए नर्सिंग टुडे पर। अब ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक तरीके से मेगा टेस्ट सीरीज होने वाली है। कारण बता देता हूं कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे नोट्स ऑफ टॉपिक। स्टेप्स के अंदर बात कर रहा हूं कि भाई जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, भाई बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो कभी कौन से चैनल पे जा रहे हैं, कभी किस चैनल पे जा रहे हैं, फ्री जा रहे हैं, अरे भाई कहीं भी जाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं जो स्टेप्स या जो तरीके हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो कोई नहीं देने वाला है। हाँ थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं, देरी जरूर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा आप समझ लीजिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि हम जो पैटर्न नर्सिंग टुडे पे ला रहे हैं उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आज आपको सूचरिंग पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले सूचरिंग के आपको क्या दिए जाएंगे, टॉपिक के नोट्स दिए जाएंगे एक दिन पहले। नेक्स्ट डे आपको दी जाएगी उसकी क्लास, क्या दी जाएगी, क्लास दी जाएगी। मतलब पहले नोट्स फिर क्लास, फिर आपको इसी टॉपिक का क्या दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर। भाई टॉपिक दिया और टॉपिक के बाद आपको क्या दिया, इसी टॉपिक का टेस्ट पेपर दिया। इसके बाद आपकी होगी लाइव क्लास ऑफ टॉपिक टू सॉल्व द पेपर, कि ये जो पेपर आपको दिया गया है ना, इस पेपर को क्या करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। एडवांटेज सुन लो, नोट्स भी मिल गए, आपकी क्लास भी हो गई, आपने टेस्ट पेपर भी दे दिया, और अगर कोई डाउट है तो उस टेस्ट पेपर को हमने सॉल्व भी करवा दिया। हर सब्जेक्ट का होगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल हो,
चाहे वो ओबीजी हो, चाहे एमएसएन हो, फार्मा हो, जो भी सब्जेक्ट आपके बेसिक हैं उन सबको करवाया जाएगा। फिर साथ में हम लोग करेंगे अरेंज आप लोगों के लिए रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी, एवरीथिंग यू विल बी गेट इन नर्सिंग टुडे फ्रॉम दी 1 जनवरी। ये नया एक पैकेज, नया पैटर्न हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को इसके आधार पर प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। और मैं कह रहा हूं जब इतना करेंगे तो आपका कौन सा कह सकते हो एग्जाम में जिसमें आप सेलेक्ट ना हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेसिक एम हमारा आपका सिलेक्शन करवाना है। इसके अलावा मैं बता दूं एक्स्ट्रा हम लोग लेकर के आ रहे हैं एनक्लेक्स। हम लोग लेकर के आ रहे हैं एनक्लेक्स, आपको पूरी क्या करवाई जाएगी, सॉल्व करवाई जाएगी। और ये भी कैसे होगा, टॉपिक एंड यूनिट वाइज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। भाई ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस पे ही रहता है, चाहे वो पूरा पेपर आए या ना आए, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों की डिमांड है जो हम लोग पूरी करना चाहते हैं। भाई यहां से क्या बहुत बच्चे हमें लोग कॉल कर रहे हैं, बाहर से भी कॉल करते हैं, तो सभी का ध्यान रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग एक पैटर्न शुरू करेंगे एनक्लेक्स बेस के ऊपर। दूसरा पैटर्न हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। प्रीवियस जो पेपर्स हैं उन प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस आपको लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे क्लासेस के अंतर्गत। कहने का मतलब है अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूट जाए। भाई आपको पेपर भी दे रहे हैं तो उसमें कुछ प्रीवियस शामिल कर रहे हैं, तो बहुत से चेंजेज आ रहे हैं। ये तो अभी वो प्रश्न आया तब मैंने बताया कि वो बच्चे कहते हैं सर प्रश्न से कैसे काम चलेगा। भाई प्रश्न से काम नहीं चल रहा तो अब हम सॉल्व भी करवा रहे हैं, क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आप बने रहें, बार बार मेरा कहने का एम यही है। चलो खैर ये तो एक बीच में बात आ गई थी जो मैंने बात की। नेक्स्ट हम लोग वापस से हमारे पॉइंट पर आ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं अब तक आपको बता चुका हूं किनके बारे में। मैंने आपको बताया कि सूचरिंग मतलब टाके लगाने की प्रक्रिया। सूचरिंग जो कर रहे हैं रिटेंशन होती है, जहां पर 21 दिन से ज्यादा सूचर को छोड़ दिया जाता है। मैट्रेस सूचरिंग जो कि गहरे घावों में लगाते हैं, गहरे जो वुंड है वहां लगाते हैं, जहां पर निडिल के एक ही होल में से वुंड के एक ही होल में से निडिल को 2 बार गुजारते हैं और गांठ को सही तरीके से बांधते हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया जिसे इंटरप्टेड सूचरिंग कहते हैं, हर गांठ अलग अलग लगाई जाती है। चौथा मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूअस, जहां वुंड के पहले गांठ लगाते हैं, वुंड के लास्ट में गांठ लगाते हैं, बीच में सिर्फ लपेटते ही हैं। एक होती है बिल्कुल सिंपल कि भाई आप लगाते जाए और लास्ट में जाके क्लोज कर दें। फिगर ऑफ 8, सबक्यूटेनियस, बहुत से प्रकार हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन बेसिक 2 ही प्रकार मैंने आपको बताए हैं। यहां तक बताएं। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी पेशेंट को टांके लगाना चाहते हैं तो टांके लगाने के लिए सीधा मैं बात करना चाहता हूं प्रोसीजर के बारे में। भाई टांके जो हम लोग लगाना जा रहे हैं उस टांके लगाने के क्या बताओगे बेटा, प्रोसीजर के अंतर्गत बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। भाई बार बार हम कहते हैं कोई भी प्रोसीजर पढ़े हैं तो डॉक्टर ऑर्डर, इमरजेंसी। हाँ कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या टांके लगाने का राइट्स नर्सेज के पास है। हाँ 100% नर्सेज के पास ये राइट्स है, क्योंकि भाई यहां पर ये बताया गया है कि जिस भी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशंस में डॉक्टर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप भी स्टिचेस लगाने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इसलिए आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, प्रोसीजर में मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स। भाई आर्टिकल्स में आपने क्या चाहिए, आपने यहां पर जरूरत पड़ने वाली है सूचर की, हाँ या ना, सूचर तो चाहिए। और आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही है जो आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं बताएंगे। फिर आपने यहां पर पता होना चाहिए निडल की आपने जरूरत पड़ने वाली है। फिर आपने जरूरत पड़ने वाली है निडल होल्डर की जरूरत पड़ने वाली है।
भाई ये जनरल पॉइंट्स है। भाई आपने यहां अगर किसी भी पेशेंट को टांके लगाने हैं तो ये आर्टिकल्स आपके पास पहले अरेंज होने चाहिए, जिसमें हम कह रहे हैं सूचर चाहिए प्रॉपर, निडिल चाहिएगी, निडिल होल्डर आपने चाहिएगा, इसके अलावा फिर आपने वुंड वगैरह को क्लीन करने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस चाहिएंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, गॉज पैड वगैरह आपने चाहिए, कॉमन है। एक बार इमेज देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखो बेटा यहां पर आप चित्र देख रहे हैं और इस चित्र के अंदर बेसिक आर्टिकल्स मैंने आपको यहां बताए हैं। इसके अंतर्गत आप यहां पर देख रहे हैं ये जनरली आपके बाउल है। इसके अलावा यहीं पर से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके किडनी ट्रे, जो कि वेस्ट वगैरह जो हैं उनको कलेक्ट करने के लिए किडनी ट्रे की आवश्यकता होती है। बाउल क्यों है? तो भाई सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए उसके लिए है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, इसको जरूर ध्यान दें, ये आपका क्या है बेटा? निडिल होल्डर। भाई निडिल होल्डर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, जिससे कि हम लोग निडिल को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं ये है आपका सूचर, या बोल सकते हैं थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, या आप यहां बोलते हैं सीधा सीधा क्या है बेटा? सूचर है। ये आप देख रहे हैं प्लेन, और ये टूथ फॉरसेप्स, जिसको आप कह सकते हैं टूथ फॉरसेप, और एक है आपके प्लेन फॉरसेप। टूथ फॉरसेप वो है जो कि आपने जब निडिल को वुंड में से गुजारते हैं दूसरी साइड से निडिल को खींचने के लिए टूथ फॉरसेप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं यहां पर ये है आपकी सीजर। तो देखो ये आपका बेसिक आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा आप यहां पे देख रहे हैं गॉज एंड पैड। भाई ये आपके बेसिक आर्टिकल्स हैं जो आपने यहां जरूरत पड़ती है। फिर सॉल्यूशंस, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वगैरह हो सकते हैं, माइक्रोपोर हो सकता है, बैंडेज ऊपर करनी पड़े, लेकिन ये बेसिक आर्टिकल्स हैं जो आपको यहां आवश्यक हो सकते हैं। फिर ऐसे तो आपको जरूरत पड़ सकती है मॉस्किटो जो फॉरसेप आती है, आपने सूचर क्रॉस किया, बाद में उसको पीछे की तरफ रोकने के लिए। तो एक जनरल, लेकिन ये आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने आवश्यक है। चलो साहब, अब देखो जैसे निडल के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। देखो आप यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई आपने जो निडल ली है उसमें निडल जब टाके लगाएंगे तब ठीक है प्रोसीजर में आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मेरा बताना आवश्यक है कि आप यहां पर देख रहे हैं और देख रहे हैं इसमें एक स्पेसिफाइड पॉइंट है जहां से आपका एक क्वेश्चन और आपका ये दो क्वेश्चन, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। बता देता हूं कि ये जो निडिल देख रहे हो उस निडिल के पार्ट कौन से हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो कि यहां पर से आ रहा है, इसको तो हम कहते हैं पॉइंट या बोल सकते हो टिप। ध्यान से सुनिएगा, ये वो निडिल नहीं है जो इंजेक्शन लगाने के काम आती है या आती है टांका लगाने के। यहां से जहां से होल्ड किया हुआ है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और यहां पर ये जो पार्ट आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्वैग। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब निडिल के पार्ट मान लो आपको एग्जामिनर अब कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, सुनते जाओ, एक एक चीज आपको यहां डिस्कशन कर रहे हैं। कैसे? वो आपको कह सकता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ निडिल दैट इज फर्स्ट एंटर इन बॉडी ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग सूचरिंग, उसको क्या बोलते हैं? कि टांका लगाने के दौरान निडिल का जो पार्ट सबसे पहले पेशेंट के वुंड में या शरीर में एंटर करवाते हैं वो पार्ट क्या कहलाता है? तो आप यहां बोलिएगा पॉइंट, या क्या बोल सकते हो टिप, जो कि सबसे पहले फर्स्ट एंटर होता है वुंड में, एंटर इन वुंड। भाई वुंड में अगर सबसे पहले एंटर करवाएंगे तो कौन सा पार्ट एंटर होगा बेटा? ये आप बताओ, टिप या पॉइंट। बॉडी वो है जिसको कि नीडल होल्डर होल्ड करता है, और ये पार्ट जिसको कि हम बोल रहे हैं स्वैग, ये स्वैग वो पार्ट है जहां पर हम लोग थ्रेड या धागे को इंसर्ट करते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है। एक तो आपको पता हो, जैसे मैंने प्रश्न बताया,
इसके अलावा एग्जामिनर आपको यहां से एक प्रश्न और कह सकता है। वो आपको यहां से कह सकता है, देखो चित्र को देखना, वापस से मैं बताऊंगा। वो आपको यहां से कह सकता है, यहां देखिएगा, यहां से आपको एग्जामिनर कह सकता है कि जब सूचर लगाने के लिए फिजिशियन या डॉक्टर निडिल होल्डर से उस निडिल को होल्ड करता है, तो बताओ स्वैग से निडिल होल्डर की दूरी कितनी होगी, या टिप से निडिल होल्डर की दूरी कितनी होगी। या वो ये भी कह सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस होल्डिंग बाय द निडिल होल्डर फ्रॉम द स्वैग और फ्रॉम द टिप। तो आपने यहां पे बताना है कि ये क्वेश्चन जहां पर आप बताओ ये जो स्वैग वाला एरिया है यहां से होल्ड करेगा तो कितनी होगी, और यहां से होल्ड करेगा तो कितनी होगी। तो आपने ये ध्यान देना है कि भाई अगर इफ, आंसर लिख देता हूं सीधा सीधा, इफ निडिल होल्डर होल्ड दी निडिल फ्रॉम टिप, तब तो आपने बताना है 2/3 डिस्टेंस। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कितनी डिस्टेंस से निडिल होल्डर से निडिल को होल्ड करेंगे, कब, जब टिप से दूरी नापी जाए। ये तो हो गई टिप से, और अगर पूछता है किससे, स्वैग वाले एरिया से, तो आपने यहां बताना है 1/3 डिस्टेंस। और ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। तो बेटा यहां आप ध्यान दें, मैं कह रहा हूं एक एक प्रश्न आपके काम का है। टॉपिक, अभी तो टॉपिक शुरू ही हुआ है और इसमें तो इतने प्रश्न हैं जो आपको एग्जामिनर कहता है, लेकिन ये हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि बुक्स में भी तो नहीं है। लेकिन एग्जामिनर तो पूछता है ना, तो हमारी प्रिपरेशन एग्जामिनर के अनुसार होनी चाहिए, बुक के अनुसार नहीं होनी चाहिए। चलो साहब यहां तक बताएं, तो इन पॉइंट को ध्यान देना, आगे भी आने दो, मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसके साथ साथ जैसे मैं आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था, भाई यहां पर आप देख रहे हैं ये हैं आपके सर्जिकल पैड, आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स के अंदर आप बताओ इनको कहते हैं सर्जिकल पैड, सर्जिकल मॉप। अब देखो सर्जिकल मॉप जो पहुंच रहे हैं, पैड जिनको आप लगा रहे हैं, जनरली ये जो सर्जिकल पैड होते हैं, ये सर्जिकल पैड देख रहे हो, ये नीले रंग की लाइन इसके ऊपर आ रही है, ये देख रहे हो नीले रंग की लाइन जो है बेटा इसके ऊपर आ रही है। अब ये जो नीले रंग की लाइन आप देख रहे हैं ये होती है रेडियो ओपेक, और इसी लाइन के ऊपर आपके लास्ट टाइम दिल्ली एम्स में से प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने कहा कि दिखाया गया जो चित्र है वो क्या है, तो एक प्रश्न तो आपने बता देना है कि ये रेडियो ओपेक पैड है या रेडियो ओपेक सर्जिकल मोप है। रेडियो ओपेक का मतलब होता है इन केस गलती से सर्जरी के दौरान पेट वेट में रह जाए तो आप इसको एक्सरे खींच के डिटेक्ट कर सकते हो और आसानी से फिर बाहर भी निकाल सकते, मतलब कि अगर इनकेस अंदर रह गया तो रेडियो ओपेक आपको पता चल जाएगा। तो रेडियो ओपेक होता है, ये लाइन है जिससे कि डिटेक्शन आसानी से किया जा सके। देख रहे हैं यहां पर भी यही है, एक लाइन है ब्लू कलर की। तो कहने का बेसिक मतलब यहां पर यह है कि आपको आर्टिकल्स पता हो, आर्टिकल्स की इमेज पता हो और उनके यूजेस पता हो, तो आप ये बता सकते हैं दैट इज द सर्जिकल पैड, मॉपिंग पैड बोल सकते हो, और ये जो पैड हैं इनके अंदर ब्लू कलर की लाइन है, ये रेडियो ओपेक होते हैं। और एग्जामिनर पूछे कि भाई ये रेडियो ओपेक क्यों होते हैं, तो आपने बताना है इजी डिटेक्शन, आसानी से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इफ एक्सीडेंटली अगर ये कहीं से वुंड में अंदर रह गए हैं या सर्जरी के दौरान अंदर छूट गए हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट है, ये कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है, सिर्फ हम रट्टा मार रहे हैं और चल रहे हैं, जबकि प्रश्न तो एग्जाम में आ ही रहे हैं ना, तो ये आप बता सकते हो। इसके साथ साथ
आगे हम बात करने वाले हैं। भाई ये तो हमने बता दिया निडिल। अब निडिल कौन कौन से प्रकार की हैं, निडिल कौन कौन सी साइज की हैं, निडिल की लेंथ क्या होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग जिसके लिए ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, जबकि प्रश्न तो अब तक मैं 20 बता चुका हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चनरीज आपसे पूछी जाती है वो सूचर मटेरियल। देखो हम लोग प्रोसीजर पर आ गए हैं। प्रोसीजर में मैंने आपको कहा कि अगर हम टांके लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगे। आर्टिकल्स आपने कलेक्ट कर लिए हैं। आर्टिकल से मैंने बता दिया निडल होल्डर चाहिए, आपने गॉज पैड वगैरह चाहिए, सॉल्यूशंस आपने चाहिए। सॉल्यूशन जनरली बीटाडिन यूज करते हैं, वुंड को क्लीन करने के लिए आप NS यूज करते हैं। ये सब कॉमन से पॉइंट हम कई जगह पढ़ चुके हैं और पढ़ते रहेंगे। चलें साहब यहां तक बताएं। अब हम बात करना चाहते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल में जो हमारा मेन आर्टिकल है वो मेन आर्टिकल है आपका सूचर मटेरियल। देखो ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं सूचरिंग के लिए, और सूचरिंग के लिए आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहां पता होना चाहिए मटेरियल। जनरली मटेरियल की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत आपको ध्यान है। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं कि सूचर मटेरियल दो प्रकार का है। एक तो हम कहते हैं एब्जॉर्बेबल, एक हम कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। अब इतना तो हमें पता है, लेकिन जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो हमारी समझदारी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। कैसे? तो आप सुनिएगा भाई। यहां तक हमने बताया। इसके अंतर्गत अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एब्जॉर्बेबल का बेसिक मतलब क्या है, तो आप यहां पर ये बताइएगा कि वो सूचर मटेरियल जो बॉडी टिश्यू के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, वो सूचर मटेरियल बेटा क्या कहलाते हैं? एब्जॉर्बेबल कहलाते हैं। तो आपने यहां बताना है कि एब्जॉर्बेबल और ऑब्जॉर्बेबल का मतलब, तो आप कह सकते हो कि दैट आर डिसॉल्व बाय ओवर बॉडी टिश्यू। भाई ऐसे धागे जो कि हमारे बॉडी टिश्यू के द्वारा डिसॉल्व कर लिए गए हैं, मतलब अवशोषित कर लिए गए हैं, क्या कहला रहे हैं? एब्जॉर्बेबल सूचर कहला रहे हैं। ये एब्जॉर्बेबल सूचर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये एब्जॉर्बेबल भी दो प्रकार के हैं। समझ में आ रही है या सिर्फ तारे मत गिनो बेटा, बात को सुन लो। तो आपने यहां पे बताना है कि एब्जॉर्बेबल और एब्जॉर्बेबल हम कह रहे हैं कि वो सूचर जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, किनके द्वारा? हमारे बॉडी टिश्यूज के द्वारा। वो सूचर क्या कहलाते हैं बेटा? एब्जॉर्बेबल कहलाते हैं। और एब्जॉर्बेबल जो सूचर आप बताएंगे उनके कुछ टाइप्स, उनके कुछ एग्जाम्पल, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने बताना है कि ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं ये क्या है फिर? तो आप ये बताइएगा नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है कि इनको बॉडी टिश्यू अवशोषित नहीं करते हैं। तो आपने यहां बताना है दैट आर नॉट डिसॉल्व बाय ओवर बॉडी टिश्यू, मतलब इनको बॉडी टिश्यू अवशोषित नहीं करते हैं, इन्हें कट करना पड़ता है और रिमूव करना पड़ता है। वो क्या कहलाते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल कहलाते हैं। तो यहां तक आप बताइएगा। अब देखो एब्जॉर्बेबल जो आप कह रहे हो, तो इस एब्जॉर्बेबल के बारे में भी मैं आपको हल्का सा पॉइंट बता देता हूं कि भाई ये एब्जॉर्बेबल और एब्जॉर्बेबल चीज क्या है। तो आपने यहां पर बताना है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दी है, और इस डेफिनेशन के आधार पर अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो आपने बताना है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप कह सकते हो नेचुरल, और एक आप कह सकते हो
सिंथेटिक। बेटा ध्यान से सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि आपने यहां बताना है कि सूचर मटेरियल और सूचर मटेरियल जो हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो आपने कहा जो स्वयं अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्बेबल कहलाते हैं, जिन्हें हमें रिमूव करना और कट करना पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल कहलाते हैं। एब्जॉर्बेबल कितने दिन में होंगे? कौन से सिंथेटिक हैं, कौन से नेचुरल हैं, कलर कोडिंग क्या है? प्रश्न तो यहां से आते हैं। 50 प्रश्न है, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, आपने बता दिया नेचुरल है, सिंथेटिक है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने बताए, अब नेचुरल कौन कौन से हैं, सिंथेटिक कौन कौन से हैं, या इससे भी इजी प्रश्न में अगर आपसे यहां पूछूं और मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यहां पर पूछ लूं कि जो सूचर आते हैं उन सूचर को जिस एनवेलप में रखते हैं, मतलब उसमें कौन से प्रकार का सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्यूशन का नाम बताओ। तो देखो ध्यान से सुनना, एक प्रश्न है वो आपको यहां पे कह सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज यूज्ड इन envelope of suture to preservation। ध्यान से सुने, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन सिंपल ही तो प्राण पीते हैं। तो देखो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहे हैं? सॉल्यूशन का नाम पूछ रहे हैं जो कि इसको प्रिजर्व रखता है, किसमें? उस एनवेलप में जिसमें वो सूचर आता है। अब ये जो एनवेलप की आप बात कर रहे हो, इस एनवेलप में तो पता नहीं क्या क्या, वो आपको यहां पर कह सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, वो आपको यहां पे कह सकते हैं क्लोरोहेक्सेडिन, वो आपको यहां पे कह सकते हैं बीटाडिन, आपको यहां पे कह सकते हैं सेवलोन। भैया अलग अलग तरह से आपसे बोल सकते हैं फॉर्मेलिन, आप कह सकते हो क्लोरोहेक्सेडिन, जो आपको याद आए वो आप बताओ, लेकिन आंसर तो एक ही होगा ना भाई। बेसिक मेरा कहने का उद्देश्य है, बेसिक मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्न तो हर लाइन में से ही बन रहा है, वो प्रश्न सॉल्व करना और प्रश्न बनाना, टॉपिक में से प्रश्नों को निकालना ही तो आर्ट है। पुराने पेपर को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, हर बार नई प्रिपरेशंस आपकी होनी चाहिए। और अब हम लोग ईएसआई से रिलेटेड स्पेसिफाइड इतनी चीजें मैंने आपको बताई हम क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन ईएसआई से स्पेशल भी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जिससे अगले 3 महीने में जब आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएं। बताइएगा अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को, और इसका आंसर ढूंढ करके लाएं। बताओ। तो देखो मेरी बात सुनिएगा कि जनरली सेवलॉन जो है वो स्किन प्रिपरेशंस में आप लोग यूज करते हो। सेवलॉन स्किन प्रिपरेशंस में यूज होता है। कब यूज होता है? जब बीटाडिन से किसी भी पेशेंट को क्या होती है? एलर्जी होती है। कहने का मतलब है कि अगर बीटाडिन से एलर्जी है स्किन प्रिपरेशन में से सर्जिकल पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सेवलॉन यूज करते हैं। दोनों गए साहब। क्लोरोहेक्सेडिन क्या होता है? क्लोरोहेक्सेडिन सेवलॉन ही तो है मेरे भाई, क्या बता सकते हो? क्या बच गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो बेसिक आंसर यहां क्या होगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल ही होगा। तो देखो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा।
अब ये तो बहुत है, इसमें भी इतने पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। मान लो आपको एग्जामिनर ये बोल दे, भाई एग्जामिनर तो टफ पे टफ प्रश्न भी लेकर के आते हैं, वो आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो आपने एनवेलप में आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसके साथ कुछ और भी होता है क्या? हाँ होता है। आप देखिएगा, मैं आपसे जब लाइव क्लास में आऊंगा तब उसके बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 89% होती है उस एनवेलप में। बाकी के बचे हुए क्या हैं वो आप ढूंढिएगा और मुझे बताइएगा जब इस टॉपिक का टेस्ट लेकर के मैं लाइव क्लास में आऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो आज तो इतना ही पढ़ने वाले हैं, अभी तो टॉपिक शुरू ही हुआ है। अभी तो बहुत से पॉइंट है जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे कि एब्जॉर्बेबल कौन से हैं, कितने दिनों में अवशोषित होते हैं, कलर कोडिंग क्या है, वो सभी पॉइंट। कौन सा ऐसा सूचर है जिसको ऑटोक्लेव किया जाता है, कौन सा ऐसा सूचर है जो कि 200 दिन में एब्जॉर्ब होता है, कौन सा ऐसा सूचर है जो 90 दिन में एब्जॉर्ब होता है, कौन सा ऐसा सूचर है जो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, कौन सा ऐसा सूचर है जिसकी कलर कोडिंग, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक क्लास में तो पूरा होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्लास हो सकता है लंबी भी कर दें, लेकिन लंबी क्लास फिर आप लोगों के लिए हैक्टिक हो जाती है। इसलिए एक शेड्यूल बनाया है कि भाई 1 घंटे या सवा घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन और तैयारी करें आप। टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। बने रहें, थैंक्स।